हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। हम पढ़ रहे थे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने एप्लीकेशंस पढ़ ली थी रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की। आज हम पढ़ेंगे कि हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, कि उनको कैसे रखते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को। हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की क्या होती है। तो जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा केयर के साथ रखना पड़ता है, मतलब कि केयर मस्ट बी टेकन इन हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। उसके बाद हमारे पास जैसे कुछ लोग हैं, जैसे कि अगर वो एक्सपोजर हो जाए रेडिएशन के अंदर, एक्सपोजर टू रेडिएशन कैन कॉज, क्या करते हैं, सीरियस इफेक्ट्स कॉज करते हैं, सीरियस कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है, जैसे ल्यूकेमिया टाइप का, ब्लड कैंसर तक हो सकता है किससे, रेडिएशन के अंदर। क्या करता है, एक्सपोजर टू रेडिएशन कैन कॉज सीरियस कॉम्प्लिकेशन इंक्लूडिंग ल्यूकेमिया। फॉर एग्जाम्पल ल्यूकेमिया, वो क्या होता है, ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर किससे हो सकता है, रेडिएशन जो निकल रही है रेडियो एक्टिव मटेरियल से, उनसे क्या हो सकता है, ल्यूकेमिया हो सकता है। उसके बाद हमारे पास जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है उनको हम क्या करते हैं, डायरेक्टली टच नहीं करना होता रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स डोंट बी टच डायरेक्टली, उसको क्या करते हैं, केयर बहुत ज्यादा रखनी पड़ती है, केयर मस्ट बी टेकन इन हैंडलिंग। किसमें, उसको हम डायरेक्टली टच नहीं कर सकते, डायरेक्ट हैंड से तो बिल्कुल डायरेक्ट टच नहीं कर सकते। उसके बाद हम उसको टच कर सकते हैं या तो फिर ग्लव्स वगैरह डाल के, या फिर बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेके, या फिर जो सुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हम उसको याद से कर सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर उसको डायरेक्टली टच नहीं करना होता रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को। उसके बाद जैसे जहाँ पर रखे होते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, वहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, ना तो स्मोकिंग होनी चाहिए, ना ही ड्रिंकिंग होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, वहाँ पे खाना नहीं खा सकते, या फिर जहाँ पे रखे होते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल, जो लैब है उसके अंदर स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए, ईटिंग ड्रिंकिंग कुछ नहीं करना चाहिए। एंड उसके बाद हमारे पास क्या है, जो पर्सन जा रहा है उनके पास, उनके क्या होनी चाहिए, परफेक्ट क्या होनी चाहिए, प्रोटेक्टिंग शील्ड होनी चाहिए, मतलब कि क्या उनको जो क्लॉथ्स है परफेक्ट होने चाहिए, परफेक्टली क्लॉथ्स होने चाहिए। एंड जो शील्डिंग होनी चाहिए, जो क्या कर सकता है, इनको एब्जॉर्ब कर सकता है रेडिएशन को। शील्डिंग ऐसे जिससे क्या करे, हमारी बॉडी पे उसके कोई इफेक्ट ना पड़े जब हम रेडियो एक्टिव मटेरियल के पास जा रहे हैं। इसीलिए उनको किस में रखता है, लैब के अंदर, डार्क रूम के अंदर रखा जाता है रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को, ताकि वो लाइट से भी एक्सपोज ना हो, एयर से भी कुछ एक्सपोज ना हो, इफेक्ट ना हो, जिससे क्या हो सकता है, सीरियस इफेक्ट्स हो सकते हैं उसके बाद क्या है हमारे पास, प्रोटेक्टिंग क्लॉथ्स होना चाहिए, लेबल कंटेनर्स के ऊपर लेबल लगे होने चाहिए कि ये इस चीज का कंटेनर है, ये इस रेडियो एक्टिव मटेरियल का कंटेनर है, कौन सा रेडियो एक्टिव मटेरियल कितना हजार्डियस है वो भी पता होना चाहिए। एंड जो कंटेनर्स है वो भी क्या होना चाहिए, लेड ब्रिक्स से शील्ड होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, शील्ड होना चाहिए लेड ब्रिक्स से। तो क्या है, केयर जो है हैंडलिंग एंड स्टोरेज क्या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होना चाहिए इसमें, एक्सपोजर वगैरह जो रेडिएशन से हो रही है वो सीरियस इफेक्ट कॉज करती है हमारी बॉडी में, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो पर्सन जा रहा है उनको शील्ड रखना चाहिए, अपने क्लोथिंग वगैरह बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। एंड सेकंड क्या होना चाहिए कि जो जहाँ पे रखे हैं वहाँ पे स्मोकिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, लाइट से, इन्हें डार्क रूम के अंदर होना चाहिए, वो लैब जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल्स रखे हुए हैं वो डार्क रूम होना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्या होना चाहिए कि उसमें जो हमारे पास रखे हुए हैं वहाँ उनको डायरेक्टली टच नहीं करना, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है उनको डायरेक्टली टच नहीं करते। एंड जो उसके बाद क्या है, जो लेबल है, जो कंटेनर्स जिसके अंदर रखे हुए हैं वो परफेक्टली लेबल्ड
बाय लैडब्रिक्स से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉन्ट्रास्ट मीडिया। कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या होता है? जो रेडियो ओपेक्स होते हैं, रेडियो ओपेक्स, इनको हम बोलते हैं रेडियो ओपेक्स। कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है, वो यूज किया जाता है कॉन्ट्रास्ट मीडिया टू एनहेंस द विजिबिलिटी ऑफ ए इंटरनल स्ट्रक्चर। क्या करने के लिए? जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उनको एनहेंस करने के लिए, विजिबिलिटी को एनहेंस करने के लिए रेडियो एग्जामिनेशन के अंदर क्या करते हैं हम? कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज करते हैं। कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज यूज्ड टू enhance the internal structure of radio examination। जैसे कि सीटी स्कैन हो गया, एक्सरेज हो गई, उनको एनहेंस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कॉन्ट्रास्ट मीडिया का। कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या करता है? ये ना ट्रांसपेरेंट बनाते हैं, यानी कि जो हमारे हम जिस ऑर्गन्स को हम देख रहे हैं उनको बिल्कुल परफेक्ट दिखाता है हमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज करने के बाद। उनको ये कौन से कंपाउंड्स होते हैं? वो केमिकल कंपाउंड्स जो कि जिनके पास क्या होती है? एबिलिटी होती है एब्जॉर्ब करने की एक्सरेज को ब्लॉक करने की एबिलिटी होती है, एंड जो ब्लॉक कर सकते हैं पैसेज ऑफ एक्सरेज को। बहुत ज्यादा एक्सरेज आ रही है तो उनको ब्लॉक भी कर सकते हैं। दीज आर द केमिकल कंपाउंड्स which have the ability to absorb the X-rays। जो क्या कर सकती है? एक्सरेज को अब्जॉर्ब करती है। उसके बाद ये वर्क कैसे करती है? वर्किंग जो है कॉन्ट्रास्ट मीडिया का, जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया की वर्किंग है वो डिपेंड करता है ऑप्टिकल डेंसिटी पे। डिपेंड करता है वो ऑप्टिकल डेंसिटी पे। अब जो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है? डिग्री टू विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव मीडिया है, रिटार्ड कर देता है द ट्रांसमिटेड लाइट। डिग्री ऑप्टिकल डेंसिटी की हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। ट्रांसमिटेड लाइट। क्या है ऑप्टिकल डेंसिटी की डेफिनेशन? डिग्री टू विच द रिफ्रैक्टिव मीडिया रिटार्ड द ट्रांसमिटेड लाइट। अब ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी है ये आगे होती है टू टाइप्स की। आगे होती है ये टू टाइप्स की। फर्स्ट इज ऑप्टिकल, जो कंट्रास्ट मीडिया है हमारे पास वो होता है आगे टू टाइप्स का। फर्स्ट इज ऑप्टिकल नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया, सेकंड इज पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया। अब नेगेटिव
द या फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गन, जो हम जिस ऑर्गन का हम क्या कर रहे हैं, एक्सरे कर रहे हैं या फिर कोई पर्टिकुलर ऑर्गन का हम कुछ कर रहे हैं कि उसमें रेडिएशन का यूज हो रहा है, तो क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर देता है ऑप्टिकल डेंसिटी या फिर उसके मॉलिक्यूलर मास को, जो कि जिससे क्या हो जाता है, ऑर्गन्स क्या होता है, रेडियोल्यूसेंट हो जाता है, मतलब कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ऑर्गन्स बिकम रेडियोल्यूसेंट। इसके एग्जांपल क्या है, जैसे एयर हो गई, एयर का हम यूज कर रहे हैं CO2, O2, ये है हमारे पास नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया। पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा ऑप्टिकल डेंसिटी को और या फिर जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है ऑर्गन्स के उसको। इसमें क्या होता है, इनको हम बोलते हैं रेडियो ओपेक, इंक्रीजेस द ऑप्टिकल डेंसिटी और द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ऑर्गन। ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इनको हम बोलते हैं रेडियो ओपेक। इसके एग्जांपल है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट क्या है हमारे पास, रेडियो ओपेक, उसका एग्जांपल है। या फिर जो हमारे पास आयोडीनेटेड कंपाउंड्स है वो भी क्या है हमारे पास, रेडियो ओपेक, आयोडीनेटेड कंपाउंड्स। रेडियो ओपेक कैसे होता है, जैसे कि कोई ऑर्गन है, उसमें से हमें सिर्फ इसका क्या करना है, हमें रेडियो एक्टिविटी के थ्रू हमें क्या करना है, उसका एक्सरे करना है, कुछ भी हमें सीटी स्कैन करना है, तो क्या करेगा वो, इस पर्टिकुलर ऑर्गन को क्लीनली दिखाएगा, इस पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर ही क्या करेगा, रेडियो ओपेक जाके उसको क्लीनली हमें शो करेगा। ठीक है, हमारे पास रेडियो ओपेक। तो इसके बाद हम जो इंपॉर्टेंट रेडियो ओपेक दैट इज बेरियम सल्फेट, वो उसकी स्टडी करते हैं। हमारे पास है बेरियम सल्फेट। केमिकल फॉर्मूला क्या है बेरियम सल्फेट का, BaSO4। ये है इसका फॉर्मूला और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 233.39। मॉलिक्यूलर वेट होता है 233.39। इसको हम बोलते हैं बैरी, इसका साइनोनिम्स क्या क्या है, बैरी सल्फाज हो गया, बैरियम मेटल हो गया, साइनोनिम्स। बैरियम मील। उसके बाद क्या है, बैरियम सल्फेट है, वो किसके लिए, बैरियम मील क्या होता है, बैरियम सल्फेट फॉर सस्पेंशन, जो यूज करते हैं बैरियम सल्फेट फॉर सस्पेंशन। ये होता है हमारे पास बैरियम मील, इनको इस नाम से जाना जाता है। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है बैरियम सल्फेट की, अब इसके अंदर क्या होता है, ये ना तो ये 97.5% से ज्यादा कम और ना ही 100.5% से ज्यादा, इसके अंदर क्या होता है, प्योर बैरियम सल्फेट, नॉट मोर देन 97.5 एंड नॉट लेस देन, सो नॉट लेस देन, इससे कम नहीं होता एंड इससे ज्यादा नहीं होता, मोर देन 100.5 ऑफ BaSO4। बैरियम सल्फेट के अंदर कंटेन्स करता है नॉट लेस देन 97.5 एंड नॉट मोर देन 100.5 ऑफ बैरियम सल्फेट। उसके बाद ये मिलता कहां से, यहाँ पे सोर्सेज क्या है, ऑकर्स इन नेचर के अंदर होता है,
इन मिनरल्स के अंदर, बेराइट के अंदर, या फिर जो हैवी और जो हमारे पास स्पेयर होते हैं, हैवी स्पेयर होते हैं, एंड इनको हम क्या कर सकते हैं, जो इजीली प्योरीफाइड नहीं हो सकते। कहाँ से मिलता है हमें? मेनली नेचर के अंदर से, जहाँ जो मिनरल्स होते हैं हमारे पास उनके अंदर से हमें मिलता है बैरियम सल्फेट। उसके बाद इसकी प्रिपरेशंस क्या क्या है? जो एक्सरेज के लिए हम यूज करते हैं बैरियम सल्फेट, वो प्रिपेयर किया जाता है BaS में। अगर हम मिक्स कर दें H2SO4, तो हमें मिलेगा BaSO4 प्लस में H2S। BaS में अगर हम हाइड्रोक्लोराइड ये डाल दें, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें, तो हमें मिल जाएगा बैरियम सल्फेट प्लस H2S हाइड्रोसल्फाइड। या फिर अगर हम BaCl2 के अंदर डाल दें HCl डाल दें, या फिर उसके साथ हम यूज कर ले Na2SO4 तो हमें मिल जाएगा BaSO4 प्लस में 2NaCl, एंड HCl गैस ऐसे कैसे बाहर निकल जाएगा। उसके बाद इन प्रिपरेशन थी जो एक्सरे के लिए यूज करते हैं। लैब के अंदर कैसे प्रिपेयर किया जाता है? लैब के अंदर प्रिपेयर किया जाता है BaS के अंदर डायरेक्ट H2SO4 डाल देते हैं, तो क्या हमारे पास BaSO4 मिल जाएगा। ये हमारे पास लैब प्रिपरेशन है, ये किस चीज की? BaSO4 की। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? जो हमारे पास ये व्हाइट फाइन पाउडर होता है, क्या होता है? व्हाइट फाइन पाउडर ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, एंड सोल्यूबल होता है। सस्पेंशन है जो इसका, वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो लिटमस पेपर पे क्या शो करता है हमें? न्यूट्रल, जो इसकी न्यूट्रल पोजीशन है वो शो करता है सस्पेंशन। अब प्रैक्टिकली क्या है? इनसोल्यूबल है वाटर के अंदर, डाइल्यूट HCl के अंदर, डाइल्यूट अल्कली के अंदर, और ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है जो उनके अंदर इनसोल्यूबल होता है, एंड स्लाइटली सोल्यूबल होता है किसके अंदर? HCl एंड HNO3 के अंदर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसकी? हमें मिलता है व्हाइट फाइन पाउडर, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, सस्पेंशन इज न्यूट्रल टू लिटमस, practically insoluble in water, dilute HCl, और जो हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाइल्यूट अल्कली हो गए उनके अंदर, एंड ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस क्या होता है इनके अंदर? हमारे पास इनसोल्यूबल होता है, और सोल्यूबल होता है किसके अंदर? HCl के अंदर। वो तो हमारे पास डाइल्यूट HCl, और यहाँ पे है HCl और HNO3, क्या होता है इनके अंदर? सोल्यूबल होता है। उसके बाद ये प्रॉपर्टीज में शो करता है, अगर BaSO4 को, जो हमारे पास बैरियम सल्फेट है, उसको हम ट्रीट करें H2SO4 के साथ, तो ये हमें बना के देगा BaHSO4 की ट्वाइस। तो हमें ये कंपाउंड मिल जाएगा। अगर हम BaSO4 में डाल देंगे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डाल लेंगे, तो हमें मिलेगा BaHSO4 की ट्वाइस। तो ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद इसका यूज, इसको स्टोरेज कहाँ है? क्योंकि एयरटाइट कंटेनर के अंदर हम इसको रखेंगे, एंड इसके जो यूजेस है, यूज कहाँ कहाँ होता है हमारे पास? बैरियम सल्फेट मेनली तो एक्सरे की, जो एक्सरे में यूज किया जाता है क्योंकि रेडियो पैक है, तो एक्सरे को और ज्यादा क्लीन देने के लिए,
इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ओपेक टू एक्सरे सो दैट इट मे बी फोटोग्राफ, जो क्या हो सके ताकि उसको हम फोटोग्राफ कर सके। उसके बाद ये स्टोमक एग्जामिनेशन में यूज होता है। जब हम किसी पेट का क्या करवाए एक्सरे करवाने जाते हैं तो उनमें क्या यूज होता है, बैरियम सल्फेट रेडियो पैक। फॉर कोलन एग्जामिनेशन के लिए यूज होता है। प्रिपरेशन क्या है, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या बनती है इसकी, बैरियम सल्फेट यूज होता है फॉर सस्पेंशन के लिए, बैरियम सल्फेट फॉर सस्पेंशन। यूज मैंने क्या बताया, फॉर मेकिंग द intestinal tract opaque to the X-ray so that it may be photographed. For stomach examination में यूज होता है। जो अल्ट्रासाउंड्स वगैरह होते हैं उनमें, एंड फॉर कोलन एग्जामिनेशन में। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, बैरियम सल्फेट फॉर सस्पेंशन। बैरियम सल्फेट सस्पेंशन के लिए इसकी डोज कितनी होती है, ओरली तो हम लेते हैं डोज, ओरली तो ली जाती है 60 to 450 ग्राम, एंड रेक्टल ली जाती है 150 to 170 ग्राम। तो ये हमारे पास था बैरियम सल्फेट। अब बैरियम सल्फेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम से पूछा जा सकता है 4 मार्क्स के अंदर। तो यहाँ आज हमने पढ़ लिया है हैंडलिंग एंड स्टोरेज क्या था, रेडियो ओपेक्स क्या थे, रेडियो ओपेक्स का कंपाउंड बैरियम सल्फेट। यहाँ पे हमारी रेडियो फार्मास्यूटिकल्स कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। थैंक यू।